वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज फंडामेंटल प्रोसेस, राइट। और फंडामेंटल प्रोसेस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रेप्लिकेशन, यू नो। नाउ आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, चलिए। तो ट्रांसक्रिप्शन पे चलने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी CSIR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या है? उस बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। वो काफ़ी बेसिक है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा नामों में कंफ्यूजन है, उसके टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो वो क्या है देखते हैं, चलिए। तो जैसे कि आपको पता है कि DNA, राइट, DNA इज द लार्जेस्ट माइक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद DNA से आपका क्या बनता है? RNA बनता है, ठीक है। और RNA से आपका बनता है प्रोटीन। तो ये चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है। बात हम करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उसके बारे में। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जैसे DNA से जो DNA बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? आपको पता है अच्छे से, दैट इज रेप्लीकेशन, है ना। यू नो वेरी वेल। DNA से जो RNA बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छे, आपको पता है ये सारी चीजें, ठीक है, राइट। और RNA से जो जब प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है, आई नो। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जहां पर बनता है आपका RNA से वापस RNA। तो ठीक है, उसके कुछ और ये चीज होती है आपके कुछ वायरसेस में। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी एग्जांपल आप खुद सर्च करना। एक एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो जिन भी वायरस का RNA इज द जीनोम, मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैव जीनोम इन द फॉर्म ऑफ RNA। तो वहां पर क्या होता है कि कोई कोई वायरस RNA से डायरेक्टली RNA बनाते हैं, ठीक है, राइट। और किस एंजाइम की हेल्प से वो RNA से RNA बनाते हैं? तो उस एंजाइम का नाम होता है आपका RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो इस एंजाइम का नाम आप याद रखना, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ बातें और याद रखनी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और वो चीज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए कि जो आपके रेप्लिकेशन का जो आपके मेन एंजाइम होता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है DNA पॉलीमरेज। ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन क्या आपको पता है DNA पॉलीमरेज को एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज DNA डिपेंडेंट DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है, राइट। तो एक जगह मैंने एक क्वेश्चन देखा था एक एग्जाम में कि वहां पे ये पूछा गया था कि DNA पॉलीमरेज इज आल्सो नोन एज द फॉलोइंग, और वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे कि DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, और RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो आपको वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको आज वही कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर बेसिक चीजें पता होंगी तो आप अपने आप पहचान लेंगे। तो वो बेसिक चीज क्या है? तो वो ये है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि क्या लिखा है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि DNA, इसको DNA पॉलीमरेज ही बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो आपका DNA पॉलीमरेज है उसका काम क्या होता है? वो किस में इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व है आपका रेप्लिकेशन में, ठीक है। रेप्लिकेशन में क्या होता है? यू नो वेरी वेल। क्या होता है कि DNA से बनता है आपका DNA, है ना। DNA से DNA बनता है, ये तो आपको पता ही है। तो और वो बनाता कौन है? वो बनाता है आपका DNA पॉलीमरेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसका नाम ये कैसे पड़ा, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। सिंपल है, ये जो आपका एंजाइम है DNA पॉलीमरेज, ये किस पे डिपेंडेंट है?
आप ही बताओ किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंड है ये डीएनए पे, है ना? इसी पे तो डिपेंडेंट है, इसी पे आके तो ये बाइंड होता है और फिर बनाता है नया डीएनए, राइट? सो इट इज डिपेंडेंट ऑन डीएनए एंड व्हाट इट इज मेकिंग? इट इज मेकिंग न्यू डीएनए। तो ये डिपेंड भी डीएनए पे है और बना भी डीएनए रहा है, ठीक है? तो जो बनाता है, ठीक है, वही नाम होता है एंजाइम का। जैसे कि यहाँ पे ये डीएनए बना रहा है तो इसको बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज, और डिपेंडेंट जिस पे होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो गया डिपेंडेंट भी डीएनए पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसका प्रीफिक्स ऐड कर दिया डीएनए डिपेंडेंट। सो इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन डीएनए एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग डीएनए, ठीक है? तो अब इसको ये बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? मेन एंजाइम, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, राइट? तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या कहेंगे, है ना? अब आपको पता चल गया होगा। सिंपल आप इसी तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी को लिख सकते हो। देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या कर रहा है। ये डीएनए से क्या बना रहा है? आपका बना रहा है आरएनए, ठीक है? तो किस पे डिपेंडेंट है ये आरएनए पॉलीमरेज? कहाँ जाके बाइंड करता है? इट बाइंड्स टू द प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए, राइट? किस पे डिपेंडेंट है ये? डीएनए पे। तो ये क्या हो गया? डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है? और बना क्या रहा है ये आरएनए पॉलीमरेज? बना क्या रहा है? बना रहा है आपका आरएनए। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो बस यहाँ पे जो इसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये आरएनए से ही आरएनए बना रहा है। ये डिपेंड भी आरएनए पे है और बना भी आरएनए रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आ गया? चलिए तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है? आगे चलते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है? तो क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ना जितने भी प्रोसेस होते हैं, ऑल प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये चीज आप याद रखना, सारे के सारे प्रोसेस आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन से डायरेक्शन में होते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, एक्सेप्ट कुछ रिएक्शंस को छोड़कर, कुछ प्रोसेस को छोड़कर। और वो प्रोसेस कौन से हैं? बस आपको उनके ही नाम याद रखने हैं। एक्सेप्ट दो नाम आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो एक्सेप्ट आरएनए एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये दो नाम आपको कभी नहीं भूलने, क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है, इनका जो प्रोसेस का डायरेक्शन होता है विच अकर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए तो ये हो गए आपकी कुछ बेसिक चीजें, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? और ट्रांसक्रिप्शन को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी ब्यूटीफुल बुक दैट इज लेनिंजर। लेनिंजर आपके लिए ग्रंथ है अगर आप बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझना चाहते हैं। और मैं आज इस बुक को रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे को 80 to 90% हेल्प डायग्राम से मिलती है, ठीक है? अगर डायग्राम हमको अच्छे अच्छे मिल जाए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है? इसलिए मैं इस बुक को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लेनिंजर में बहुत ही अच्छे अच्छे और सिंपलिस्टिक डायग्राम्स हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन, ओके। चलिए तो अब क्योंकि आपने रेप्लिकेशन भी पढ़ लिया है ऑलरेडी, है ना, और आप पढ़ने जा रहे हो ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको कुछ बेसिक डिफरेंस जो होते हैं रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हम जल्दी से उन बेसिक डिफरेंसेस को देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से
भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में आपके क्या डिफरेंस होते हैं वो देखिए। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो रेप्लिकेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, प्राइमर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में आपको प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, नो प्राइमर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक। दूसरा जो डिफरेंस ये है कि रेप्लिकेशन में क्या होता है ना कि होल 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 क्रोमोसोम, या कह सकते हो कि होल डीएनए या कंप्लीट डीएनए इज रेप्लिकेटेड। मतलब कि अगर रेप्लिकेशन होता है तो सेल के अंदर जितना भी जीनोम होता है पूरे के पूरे जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। कंप्लीट जीनोम रेप्लिकेटेड, पूरा का पूरा जीनोम रेप्लिकेट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है इट इज वेरी सेलेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना। तो आरएनए सिर्फ उतना ही बनता है जितना डीएनए एक्सप्रेस होना होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर शॉर्ट में हम समझे तो ये मान लो आपका डीएनए है, ठीक है। तो आपको पता है कि डीएनए कैरी जीन्स, है ना, मान लो कि, और जीन्स क्या होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो मान लो आपका ये है जीन, एक जीन है, ठीक है। अब क्या होना है कि इस जीन को एक्सप्रेस होना है, तो जिस जीन को एक्सप्रेस होगा सिर्फ होना होता है सिर्फ उतना ही एमआरएनए बनता है। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इट इज वेरी सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द एंटायर क्रोमोसोम इज यूजुअली कॉपीड बट ट्रांसक्रिप्शन इज मोर सेलेक्टिव, ओनली पर्टिकुलर जीन्स और ग्रुप ऑफ जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड एट वन टाइम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, राइट। चलिए, उसके बाद एक मैं आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में नहीं बल्कि एक दो डिफरेंस डीएनए और आरएनए के बारे में भी बता देता हूं जल्दी से। बल्कि ये डिफरेंसेस आपको मैंने पहले बता चुका हूं जब मैंने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के वीडियोस बनाई थी, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी वो चीज़ें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। उसके लिए आप वो वीडियोस जाके देख लीजिए, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बट जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि डीएनए में क्या होता है, जो शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ठीक है, शुगर, ठीक है। लेकिन आरएनए में क्या होता है कि राइबोज शुगर होता है, ठीक है। राइबोज शुगर होने की वजह से ही इसके पास एक एक्स्ट्रा 2OH ग्रुप होता है, दैट इज एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये होता है डीएनए आरएनए के बीच में, ठीक है। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होता है एडेनिन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है, और थायमिन नहीं होता। थायमिन की जगह पे आपका यहाँ पे यूरेसिल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया काफ़ी बेसिक चीज़ें डीएनए आरएनए के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन के बारे में। अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आपको मैंने अभी ऑलरेडी बताया था कि जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे कौन से डायरेक्शन में होते हैं, दैट अकर्स इन 5' टू 3' डायरेक्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी आपका कहाँ से कहाँ होता है, 5' टू 3' डायरेक्शन, ठीक है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ठीक है ना, और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड एज ए सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल। देखो क्या होता है कि मान लो कि आपका ये डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है, ठीक है। और इस डीएनए से आपका मान लो कि ये है आपका एक जीन, ठीक है, और इसका आपका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन होना है इसका आपका,
तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके कुछ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आपका एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका एक तो आएगा प्रमोटर, ठीक है, दूसरा आएगा आपका स्टार्ट सीक्वेंस, ठीक है, तीसरा आएगा आपका कोडिंग रीजन, राइट, और फोर्थ जो आएगा वो आएगा आपका टर्मिनेटर, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये है आपका डीएनए, राइट, दिस इज 5' एंड दिस इज 3', और उल्टा अगर करते तो 5' और 3', ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका हो गया प्रमोटर, तो ये हो गया आपका प्रमोटर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका स्टार्ट साइट, ठीक है, दिस इज स्टार्ट सीक्वेंस बोल सकते हो, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हो गया आपका कोडिंग रीजन, ठीक है, और ये हो गया आपका टर्मिनेटर। तो ये पूरा कंप्लीट आपका कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है ना। तो ये कोडिंग रीजन जो होता है इसी का बनता है आपका एमआरएनए, लेकिन इस एमआरएनए को बनने के लिए इसकी भी ज़रूरत है, स्टार्ट सीक्वेंस की, प्रमोटर की भी ज़रूरत है और टर्मिनेटर की भी ज़रूरत है, तभी आपका एमआरएनए बन पाएगा। तो आई होप कि आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपना प्रमोटर के बारे में, है ना। तो प्रमोटर को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन समझना है तो, है ना। तो देखो यहाँ पे प्रमोटर हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका एक होगा स्टार्ट साइट, ठीक है, स्टार्ट साइट, स्टार्ट सीक्वेंस, ठीक है, और इस तरफ आपका होगा क्या, कोडिंग रीजन, है ना, मतलब इधर का एमआरएनए बनेगा। उससे पहले जस्ट होगा आपका स्टार्ट सीक्वेंस, ठीक है, उससे पहले आपका इस तरफ होगा ये -10 सीक्वेंस, ठीक है, -10 सीक्वेंस, और उससे पीछे इधर होगा आपका एक -35 सीक्वेंस, ठीक है। तो जो आपका -10 सीक्वेंस होता है वो होता है आपका 80 रीच, ठीक है, और उसका जो सीक्वेंस होता है आपको याद रखना है TATA80, है ना। तो यहाँ पे देखो ए और टी है केवल, इसलिए ये आपका क्या है 80 रिच, ठीक है, और इसको आप बोलते हो ट्रिब्नो बॉक्स, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो आपका ये जो आपका प्रिब्नो बॉक्स होता है, ठीक है, ये होता है आपका अनवाइंडिंग रीजन, ठीक है, ये आपका होता है अनवाइंडिंग रीजन, यहीं से आपकी अनवाइंडिंग शुरू होती है ना, ताकि आपका ट्रांसक्रिप्शन हो सके, ठीक है। अब चलते हैं अपने -35 सीक्वेंस की तरफ। तो ये जो आपका -35 सीक्वेंस होता है, इसका सीक्वेंस जो होता है वो ये होता है TTGACA। तो ये दोनों जो सीक्वेंस है ना, ये आपके कंसेंसस सीक्वेंस कहलाते हैं, ठीक है, राइट, कंसेंसस सीक्वेंस कहलाते हैं, कंजर्व्ड सीक्वेंस कहलाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है आपका -35 सीक्वेंस, ये होता है आपका रिकॉग्निशन डोमेन, ठीक है ना। तो जो आरएनए पॉलीमरेज आता है वो इसी डोमेन को रिकॉग्नाइज करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिकॉग्निशन डोमेन, ठीक है। इसके बीच में जो आ, ये जो
ये होता है, इसको आप कहते हो स्पेसर। ठीक है, ये क्या है, स्पेसर। और ये स्पेस भी बहुत हद तक फिक्स होते हैं। ठीक है, और ये स्पेस भी बहुत हद तक आपकी रोल प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपके प्रमोटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि प्रमोटर में आपका क्या होता है, एक तो स्टार्ट साइट होता है। ठीक है, राइट, तो ये आपका है +1 कह सकते हो। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल है आपका स्टार्ट साइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट साइट है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका स्टार्ट साइट होता है उससे अगर स्टार्ट साइट से आप राइट की तरफ जाओगे इधर, तो आपके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे वो प्लस में काउंट होंगे। ठीक है, +1 +2 ऐसे। और अगर आप जाओगे लेफ्ट में तो वो काउंट होंगे कैसे, -1 -2 -3। तो ये जो आपके -10 और -35 जो है वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके नंबरिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड की। कि ये जो -10 है वो है आपका इस तरफ से, स्टार्ट साइड से लेफ्ट की तरफ 10 बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं, 10th बेस पेयर की बात, 10th न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो -35 का मतलब क्या है कि -35 न्यूक्लियोटाइड की बात, मतलब जो आपके अप स्ट्रीम में है, मतलब आपके स्टार्ट साइड से लेफ्ट की तरफ चलोगे तो जो -35 न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब 35th न्यूक्लियोटाइड होता है आपका, वो आपका कहलाता है -35 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एक तरीके से आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये माइनस और प्लस। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आप अगर लेफ्ट में चलोगे स्टार्ट साइड के तो आप बोलोगे अपस्ट्रीम सीक्वेंस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जो प्रमोटर होता है वो मोस्टली आपका स्टार्ट साइड के अपस्ट्रीम सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट साइड के राइट में जाओगे तो वो सीक्वेंस कहलाते हैं आपके डाउन स्ट्रीम सीक्वेंसेस। ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये तो हो गया आपके प्रमोटर के बारे में। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए, तो अब प्रमोटर को डिस्कस करने के बाद हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंजाइम के बारे में, जो कि मेन एंजाइम है आपका ट्रांसक्रिप्शन का, और उसका नाम क्या है आपको पता है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज को, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्या बोला जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है डीएनए टेम्पलेट, मतलब डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आरएनटीपीज होनी चाहिए। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद आरएनटीपी में कौन कौन से, आपके एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी। ठीक है, यूटीपी, डीएनए में टीटीपी चाहिए होता है लेकिन यहाँ पर यूटीपी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका 2 कैटायंस भी चाहिए होते हैं। ठीक है, वो कैटायंस कौन कौन से आपको याद रखने, एक तो होता है आपका जिंक और एक होता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपके आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक, तो अब आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि देखो, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, वो कैसे मिलकर बना, उसके उसके कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, उसके 2 तरीके के सब यूनिट होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कोर सब यूनिट्स। ठीक है, एक हो गया आपका कोर सब यूनिट। ठीक है, ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका सिग्मा सब यूनिट। ठीक है, तो जो कोर सब यूनिट होते हैं ना आपके, उसमें आपके कौन कौन सी चीजें आती, कौन कौन से सब यूनिट्स आते हैं, उसमें आपके आते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा के 2 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बीटा
फिर बीटा डैश, राइट, देन ओमेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके आती हैं किसमें, कोर सब यूनिट में। ठीक है, तो टोटल कितने सब यूनिट हो गए कोर सब यूनिट में आपके, 5। ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से आपको देखनी है और समझनी है। ठीक है, और आपको याद रखनी है। तो कोर सब यूनिट में आपके 5 सब यूनिट्स होते हैं। देखो, 2 हो गए अल्फा के और 2 हो गए ये बीटा, बीटा डैश, और एक हो गया ओमेगा, जहां आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। और जो 6 सब यूनिट होता है वो होता है आपका सिग्मा सब यूनिट, राइट। तो क्या होता है कि ये दोनों सब यूनिट किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब तक ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ नहीं आते तब तक ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आपका फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज आपका तभी फंक्शनल होगा कब, जब आपका कोर एंजाइम, ठीक है, प्लस सिग्मा सब यूनिट दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, तब जाके आपका आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनल होगा। और इसी को आप बोलते हो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ठीक है, तो होलो एंजाइम में आपकी दोनों चीजें होती हैं, कोर एंजाइम भी और सिग्मा सब यूनिट भी। ठीक है, देखो यहाँ पे द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ऑफ इकोलाई एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिग्मा सब यूनिट। अब क्या होता है कि जो आपकी आरएनए पॉलीमरेज होती है ना, आरएनए पॉलीमरेज जो होती है आपकी कई टाइप्स की, बैक्टीरिया में आपके आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर फाउंड इन बैक्टीरिया, और वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा सब यूनिट। ठीक है, कैसे, तो जो कोर सब यूनिट होते हैं ना आरएनए पॉलीमरेज के, ये वाले जो कोर सब यूनिट है, ये तो सारे के सारे आरएनए पॉलीमरेज में होते हैं कॉमन। ठीक है, लेकिन जो आपका सिग्मा सब यूनिट होता है ये होता है आपका ये वरी करता है, चेंज होता है। अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज में अलग अलग तरह का आपका सिग्मा सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट। अब जो सबसे कॉमन सिग्मा सब यूनिट होता है आपका, वो कौन सा होता है वो भी आपको बता दूं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन सिग्मा सब यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन सिग्मा सब यूनिट इज सिग्मा 70, है ना। सिग्मा 70 जो होता है आपका वो मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सिग्मा 70 पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और सिग्मा का नाम बता दूं, सिग्मा 32। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका होता है हीट शॉक प्रोटीन्स के लिए। जब आपके हीट शॉक प्रोटीन्स एक्सप्रेस करने होते हैं तब आपका सिग्मा 32 यूटिलाइज होता है, मतलब सिग्मा 32 काम में आता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली हीट शॉक प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है सिग्मा 32। अब ये 70 क्या है, 32 क्या है, इसका मतलब ये आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सिग्मा 70 का मतलब ये है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 70,000 डाल्टन। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 32,000 डाल्टन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट देर आर different kinds of sigma subunits, and because there are so many kinds of sigma subunits found in the bacterial cells, there are different kinds of RNA पॉलीमरेज। तो ये था आपका बेसिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार समराइज अगर हम करते हैं तो जैसे ये हो गया आपका ओमेगा सब यूनिट। ठीक है, इसके साथ अटैच्ड होता है आपका 2 अल्फा सब यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एक बीटा सब यूनिट, और फिर होता है आपका बीटा डैश सब यूनिट। और जो आपका बीटा डैश सब यूनिट होता है ये होता है आपका लार्जेस्ट सब यूनिट। याद रखना, जो बीटा डैश सब यूनिट होता है वो होता है आपका लार्जेस्ट सब यूनिट। ठीक है ना। और इसके साथ ओमेगा के साथ आपका अटैच्ड होता है यहाँ पर
सिग्मा सब यूनिट। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतने की बात हम करें तो ये होगा आपका कोर एंजाइम। ठीक है, राइट। और अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये होगा आपका हॉलो एंजाइम, है ना। तो आई होप कि आपको आरएनए पॉलीमरेज के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, तो जैसे कि चलो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चलो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है आपका डीएनए से आरएनए में, है ना। आरएनए में तो मतलब आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बनता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी कोई एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है। मतलब आपने सुना होगा ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कौन से होते हैं और किसका एमआरएनए बनता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो मान लो कि आपका ये है डीएनए। ठीक, ये हो गया आपका 5' एंड और ये हो गया 3' एंड, 3' एंड और 5' एंड। ठीक है, राइट। तो आपका जो आरएनए बनेगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में बनेगा, है ना। और किस स्ट्रैंड का बनेगा, दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड का ही बनता है। ठीक है, और आप यहाँ पे मैं आपके साथ दो दो तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ पे कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप वो पूछ सकते हैं कि क्या हमेशा एक ही स्ट्रैंड से एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। क्या हमें जीनोम में हमेशा एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसका आंसर होगा नो। ट्रांसक्रिप्शन इस वाले स्ट्रैंड का भी हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन इस वाले स्ट्रैंड का भी हो सकता है। याद रखना, डिपेंड करता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है। तो अलग अलग जीन्स के लिए कोडिंग रीजन इस वाले स्टैंड में हो सकते हैं, दूसरे जीन्स के लिए कोडिंग रीजन इस वाले स्टैंड में हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो दोनों ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट स्टैंड काम कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अगर मान लो इस वाले स्टैंड का अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो होगा इस डायरेक्शन में, मतलब 5' टू 3' बनेगा। ठीक, और अगर इस नीचे वाले का हो रहा है तो वो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, 5' टू 3' बनेगा। तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि क्या सिर्फ जीनोम में सिर्फ एक ही डीएनए का स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है हमेशा, तो उसका आंसर है नहीं, डिपेंड करता है। ठीक है, कई सारे जीन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए दूसरा वाला स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करता है। ठीक है, और कई सारे ऐसे जीन्स होते हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन दूसरे स्ट्रैंड से होता है, तो दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि देखो, मान लो कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड होता है, कौन सा नॉन टेम्पलेट होता है, कौन सा कोडिंग होता है, कौन सा नॉन कोडिंग होता है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लो अभी आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इस वाले स्टैंड का। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा कि आपका मान लो कि ये है आपका ए टी जी सी सी ए टी जी सी जी। ठीक, और इसका सीक्वेंस जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज टी ए सी जी जी टी ए सी जी सी। ठीक है, तो मान लो कि अभी किसका ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं हम, इस वाले स्टैंड का। ठीक, तो जो एमआरएनए बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा, राइट, है ना। ये हो गया 5' और ये हो गया 3'।
ठीक, तो जिस स्ट्रैंड से आपका एमआरएनए बनता है उसको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखो, क्योंकि एमआरएनए आरएनए किसका बन रहा है, किस स्ट्रैंड से बन रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ठीक है, तो जो आरएनए के जो सीक्वेंसेस होंगे वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो होंगे आपके इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम न्यूक्लियोटाइड्स लिख देते हैं आरएनए के, तो यहाँ पे होगा आपका जी, यहाँ पे होगा सी, ए, टी, सी, जी, सी, है ना। अब यहाँ पे धीरे धीरे ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो जिस जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा उसको बोलते हो आप नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, राइट। तो ये तो हो गया टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आता है कोडिंग और नॉन कोडिंग का। किसको कोडिंग बोला जाता है, किसको नॉन कोडिंग बोला जाता है। तो देखो, उसको याद रखने का तरीका ये है कि जो आरएनए का सीक्वेंस है CGG TACG, इसका जस्ट सिमिलर सीक्वेंस है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का। देखो यहाँ पे CGG TACG, तो जैसा सीक्वेंस आरएनए में है सेम हूबहू वैसा ही सीक्वेंस आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो कोडिंग स्ट्रैंड। कोड कर रहा है ना ये आपके आरएनए को, तो इसलिए इसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो बस जो टेम्पलेट होता है उसको बोला जाता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये चीज तो आपके लिए अब शायद क्लियर हो गई होगी, और वही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो उसको भी मैच कर लेते हैं ताकि आपका हैंड्स प्रूफ हो जाए। ठीक है, देखो, द स्ट्रैंड दैट सर्व्स एज टेम्पलेट फॉर द आरएनए सिंथेसिस इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। द डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। देखो, द डीएनए स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, कोडिंग स्ट्रैंड। तो बस दूसरे वाले को बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये कंसेप्ट अब आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, है ना, और डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में। चलिए, तो जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी जस्ट लाइक रेप्लिकेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। पहला है इनिशिएशन, ठीक है, दूसरा है आपका इलॉन्गेशन, और फिर टर्मिनेशन। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन के बारे में, ठीक है ना। तो इनिशिएशन होता कैसे है, तो इनिशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए डीएनए के प्रमोटर रीजन पे, मान लो कि ये है आपका प्रमोटर रीजन, ठीक है, प्रमोटर रीजन पर आकर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आपका आके बाइंड हो जाता है, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ आपका ये सिग्मा सब यूनिट। ठीक, उसके बाद क्या होती है, इसकी होती है अनवाइंडिंग। ठीक है, अनवाइंडिंग होती है एटी रिच रीजन में। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे फिगर के थ्रू, ठीक है, जो कि लेनेंजर में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप ये देख सकते हैं, ये है आपके प्रमोटर का स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाया था कि दिस इज़ योर स्टार्ट साइट, आरएनए स्टार्ट साइट, है ना। ये फिर आपका एक स्पेसर, इसके बीच में -10 रीजन के और स्टार्ट साइट के बीच में ये आपका स्पेसर हो गया। इसके बाद फिर एक और स्पेसर, और फिर आपका है -35 रीजन। ठीक है ना। तो ये जो स्टार्ट साइट है, इससे लेफ्ट का जितना भी सीक्वेंसेस हैं वो सब आपके केस में आ जाते हैं
डाउन सॉरी अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस में, है ना, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस, ठीक है। और तो ये आपके सब काउंट होंगे माइनस में, -1, -2, -3, सॉरी माइनस, ठीक है। और इधर सारे आपके कैसे काउंट होंगे, यहाँ से इधर, ये सब आपके हैं डाउन स्ट्रीम सीक्वेंसेस, ठीक है। और ये सब आपके काउंट होंगे +1, +2, +3 ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा पूरा है आपका प्रमोटर रीजन, ठीक है। और इसी प्रमोटर पर आपका बाइंड होता है सबसे पहले क्या आकर, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इनिशिएशन में देखो आप यहाँ पे, ये सबसे पहले क्या हो रही है, सबसे पहले हो रही है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे क्या हो रही है, बाइंडिंग हो रही है। दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये है आपका प्रमोटर रीजन, -35 सीक्वेंस, -10 और +1, दैट इज स्टार्ट साइट, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार जब आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता है, तो बनता है आपका क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब क्यों क्या होता है कि यहाँ पर अभी, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज जस्ट आकर बाइंड हुआ है, तो ये जो डीएनए है वो अभी आपका क्लोज्ड ही है, ठीक है, ओपन नहीं हुआ, ठीक है, अनवाइंड नहीं हुआ, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है क्लोज्ड बाइनरी। क्यों, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आरएनए पॉलीमरेज और एक डीएनए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, बट इसको क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो जो एटी रिच रीजन होता है दैट इज -10, देख रहे हो ये वाला रीजन -10, यहीं पे आपकी अनवाइंडिंग हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि -10 जो होता है वो एटी रिच होता है ना, और आपको पता है कि ए टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसकी अनवाइंडिंग ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए एटी रिच रीजन इज मोर फेवरेबल फॉर अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है तो क्या बन जाता है, ये ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इनिशिएशन में आपका यही होता है, सबसे पहले आपका बनता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, फिर बनता है ओपन कॉम्प्लेक्स, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं सिग्मा सब यूनिट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको याद रखनी होगी और ध्यान रखनी होगी। यहाँ से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि सिग्मा सब यूनिट खुद से कभी भी जाकर अकेला बाइंड नहीं होता डीएनए पे, ठीक है, समझ लो, ये खुद से बाइंड नहीं हो सकता, बट जो कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली जाके डीएनए पे बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, और जो कोर एंजाइम है वो आपका आकर बाइंड हो गया है मान लो इधर, लेकिन क्या होता है कि अगर ये सिग्मा सब यूनिट के साथ अगर बाइंड नहीं हुआ डीएनए पे, तो ये कहीं भी नॉन स्पेसिफिकली बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो कोर एंजाइम विदाउट सिग्मा कैन कैन क्या बाइंड टू नॉन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, ठीक है। तो मान लो ये है आपका प्रमोटर रीजन, ठीक है, लेकिन क्योंकि सिग्मा सब यूनिट के साथ आकर ये बाइंड नहीं हुआ, तो ये नॉन स्पेसिफिकली बाइंड हो गया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिग्मा सब यूनिट आता है, ठीक है, जैसे ही सिग्मा सब यूनिट आएगा तो क्या होगा कि सिग्मा सब यूनिट इसको आरएनए पॉलीमरेज को ले जाएगा कहाँ, प्रमोटर के पास, ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा सब यूनिट होता है यही रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को, ठीक है। तो सिग्मा सब यूनिट जैसे ही आएगा कोर एंजाइम के पास, ठीक है, कोर एंजाइम के पास सिग्मा सब यूनिट आया, तो अब कोर एंजाइम जो होगा ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होलो एंजाइम में, और ये किसको पहचान लेगा, प्रमोटर को। वाई, बिकॉज सिग्मा सब यूनिट इन्वॉल्व्स इन द प्रमोटर रिकॉग्निशन, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली जाके फिर प्रमोटर पे बाइंड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो सिग्मा सब यूनिट होता है वो स्पेसिफिक बाइंडिंग में हेल्प करता है, और बिना सिग्मा सब यूनिट के आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो नॉन स्पेसिफिकली डीएनए पे बाइंड हो सकता है, ठीक है, राइट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका सिग्मा सब यूनिट होता है
वो आपका सिर्फ इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक बार आपका इनिशिएशन हो गया, ठीक है, जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में एंटर करता है, इलोंगेशन में एंटर करेगा मतलब कि ये आपके प्रमोटर साइड से, मतलब स्टार्ट साइड से आपका डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपका ये था प्रमोटर साइट, ठीक है, पहले आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड था, एक बार इनिशिएशन हो गया, अब आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया है, तो अब क्या होगा, आपका सिग्मा सब यूनिट रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि आपका जो सिग्मा सब यूनिट है वो सिर्फ किस में इन्वॉल्व होता है, प्रमोटर रिकॉग्निशन में। एक बार एंजाइम ने प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर लिया, इनिशिएशन हो गया, अब क्या करेगा, जैसे ही प्रमोटर को छोड़कर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा इलोंगेशन में, तो क्या होगा, सिग्मा सब यूनिट का काम खत्म हो जाएगा और फिर वो दूसरे आरएनए पॉलीमरेज के पास चला जाएगा। तो आपको सिग्मा सब यूनिट के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर आपका ये बन गया ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अनवाइंडिंग हो चुकी है, अब क्या होगा, यहाँ पर आपका आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, ये आपका आरएनए है, ये बनना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा कि जब मैंने बताया आपका कि क्या होगा कि ये एंटर करेगा किसमें, इलोंगेशन फेस में, है ना। तो ये देखो आपका सिग्मा सब यूनिट रिलीज हो गया, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, फिर ये आपका इलोंगेशन होता चला गया, देखो इलोंगेशन फॉर्म इलोंगेट हो रहा है, और इसके बाद ये हो जाएगा इसका क्या, टर्मिनेशन। ठीक है, बट टर्मिनेशन तक पहुंचने से पहले अभी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। तो उसके लिए अब हम चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम पे, और वो डायग्राम है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो जैसे कि हमने अभी देखा, अब मैंने आपको बताया था कि जिस स्ट्रैंड का आरएनए बनता है वो होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो इस वाले स्ट्रैंड का आरएनए बन रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ठीक है, जहां पर अनवाइंडिंग होती है तो वहां पे एक तरीके का बबल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या करता है, डीएनए पे मूव करता हुआ जाता है आगे की तरफ, जहां 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 ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है ये बबल आगे आगे मूव होता रहता है। ठीक है, और आरएनए बनता रहता है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये देखो यहाँ पर जो आरएनए जब बनता है तो उसकी स्टार्टिंग के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, वो स्टार्टिंग के जो उसके कुछ सीक्वेंसेस होते हैं वो डीएनए से बाउंड रहते हैं, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है। तो इस रीजन को बोलते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन। ठीक है, और ये जो बाइंडिंग होती है ये होती है अराउंड 8 बेस पेयर्स की, क्योंकि यहीं से ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है आरएनए को, है ना। क्योंकि अगर बाइंड नहीं हुआ तो ये आरएनए यहाँ से छूट जाएगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो जब तक ये पूरा कंप्लीट आरएनए बन नहीं जाता, ये इतना 8 बेस पेयर्स के अराउंड ये बाइंड ही रहता है। ठीक है, और आरएनए बनता जाता है, ये आगे मूव होता जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि जो इसका जो 5 प्राइम एंड होता है ये, ठीक है, तो जैसे आपको मैंने रेप्लिकेशन में बताया था कि वहाँ पर क्या होता है कि जो नया डीएनटीपी ऐड होता है उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, और ये बीटा और गामा फॉस्फेट निकल जाते हैं और सिर्फ बचता है अल्फ़ा फॉस्फेट। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट बताया था आपको मैंने। तो यहाँ पर भी आपको उस कॉन्सेप्ट को याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 प्राइम रीजन होता है, यहाँ पे आपके तीनों ही फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका पहला जो डीएनटीपी होता है, वेरी फर्स्ट डीएनटीपी, फर्स्ट सॉरी डीएनटीपी नहीं आरएनटीपी, फर्स्ट इज आरएनईपी। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तीनों फॉस्फेट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज सॉरी यहाँ पे द 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ग्रुप ऑफ फर्स्ट रेसिड्यू इन ए नेसेंट दैट इज न्यूली फॉर्म्ड आरएनए मॉलिक्यूल इज नॉट क्लीव्ड टू रिलीज पायरोफॉस्फेट। मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिए, फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन के फर्स्ट पार्ट में समझाया था।
कि वहाँ पे क्या होता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे तीनों के तीनों फॉस्फेट आपके रहते हैं, 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल के बारे में, ठीक। अब क्या होता है, जैसे जैसे आगे की तरफ ये बबल मूव करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे की तरफ आरएनए सिंथेसाइज होता हुआ जाना है ना। जैसे यहाँ तक आरएनए बन चुका है, अब इसके आगे के डीएनए का भी तो आरएनए बनना है, मतलब यहाँ आगे की तरफ मूव करेगा ये बबल, है ना। तो क्या होगा कि डीएनए आगे की तरफ खुलता हुआ जाएगा, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट रेप्लिकेशन में बताया था कि जैसे जैसे डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, देखो इधर अनवाइंडिंग हो रही है ना। तो इस अनवाइंडिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आपकी जनरेट हो जाती है, ठीक, समझ रहे हो। नेक्स्ट फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा, डीएनए जब जैसे जैसे खुलेगा, जैसे जैसे यहाँ पर अनवाइंडिंग होगी, यहाँ पे क्या हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट होती है यहाँ पर, इसको कौन रिमूव करता है, दिस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज रिमूव्ड बाय, आपको यही चीज यहाँ पे याद रखनी है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमूव्ड बाय टोपो आइसोमरेज सेकेंड, ठीक है। और वो कौन है, वो है आपका गायरेज, ठीक है, राइट। तो इस तरफ तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे जाता है, पीछे की तरफ डीएनए थोड़ा लूज होता हुआ चला जाता है, थोड़ा खुलता हुआ चला जाता है, उसको बोलते हो आप नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, इधर लूजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस इधर क्या होनी होती है आपकी, इधर जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है उसको पॉजिटिव वापस उसको मतलब नॉर्मल उसकी सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट कौन करता है, मतलब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो करता है आपका टोपो आइसोमरेज फर्स्ट। वो क्या करता है, जो इधर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई है उसको वापस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करता है, मतलब वापस डीएनए को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने लग जाता है। वो कौन करता है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन बबल के जो आगे की तरफ अनवाइंडिंग होती है, ठीक है, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट होती है उसको कौन रिमूव करता है, उसको करता है टोपो आइसोमरेज सेकंड। और जो पीछे की तरफ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट होती है उसको कौन ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको करता है टोपो आइसोमरेज सेकंड फर्स्ट, ठीक है। तो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को वापस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में जनरेट करवा देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आपको आपको इनिशिएशन समझ में आ गया है, ठीक है। इलॉन्गेशन में कुछ नहीं होता, एक बार आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अगर प्रोमोटर पे बाइंड हो गया, रिकॉग्नाइज कर लिया, वो क्या होता है फिर वहाँ पर आपकी अनवाइंडिंग होती है और आरएनटीपी ऐड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं आगे जाने से पहले कि क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये जो आपका डीएनए है, ठीक है, और ये है आपका प्रमोटर, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रमोटर पे आकर आपका बाइंड होता है कौन, प्रमोटर पे आके बाइंड होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, किसके साथ, सिग्मा सब यूनिट के साथ, ठीक। तो अब ये इनिशिएशन वाला फेज है, ठीक है। तो इनिशिएशन से इसको किस में एंटर करना है, आपका इलॉन्गेशन में, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है जिसको आपको अच्छे से समझना है। तो ये इलॉन्गेशन में एंटर कब करता है, ये तब ही करेगा जब इस प्रमोटर को पूरा यकीन हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही प्रमोटर से आकर बाइंड हुआ है। जब इस पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही प्रमोटर से आकर बाइंड हुआ है, ये उसी जीन के प्रमोटर से आकर बाइंड हुआ है जिसके जीन को ट्रांसक्राइब करवाना है, तभी ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब इसको यकीन हो जाता है
तो क्या होता है कि आपका ये पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, राइट। तो ये आपका आगे बढ़ जाएगा, जैसे कि ये आपका पहुंच जाएगा, मान लो आगे, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये आगे पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। मतलब कि ये प्रमोटर को इसने क्लियर कर दिया, अब ये प्रमोटर से आगे बढ़ चुका है, ठीक है, और इलोंगेशन में एंटर कर चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इसको क्लियर करके आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है वो भी आपके मेनली अगर हम बोले तो दो तरीके का होता है, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, ठीक है, और एक होते हैं वीक प्रमोटर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक, एकदम सटीक स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, कि जिसको आरएनए पॉलीमरेज एकदम से पहचान ले कि नहीं यही है, बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा उतनी जल्दी आपका आरएनए पॉलीमरेज उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर क्लियर्ड फास्ट, ठीक है, और वीक प्रमोटर जो होते हैं उनका क्लियरेंस वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि जितने वीक प्रमोटर होंगे मतलब आरएनए पॉलीमरेज को उतनी ही कंफ्यूजन होगी उसको यकीन करने में कि क्या ये वही प्रमोटर है जिसके ऊपर आकर मुझको बाइंड होना है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा उसको पहचानने में, तो उसका क्लियरेंस स्लो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, वो होती है आपकी प्रमोटर क्लियरेंस टाइम, ठीक है। तो प्रमोटर क्लियरेंस टाइम क्या होता है? वो होता है द टाइम टेकन बाय आरएनए पॉलीमरेज और एंजाइम टू क्लियर द प्रमोटर इज नोन एज प्रमोटर क्लियरेंस टाइम, ठीक है। और नोट कर लेना, स्ट्रॉन्गर द प्रमोटर लेसर विल बी द प्रमोटर क्लियरेंस टाइम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब क्या होता है यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं, इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा ये प्रमोटर क्लियरेंस है ना। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, देखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलीमरेज को अगर पता चल जाए कि मैं गलत प्रमोटर पे आकर बाइंड हो गया तो क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो स्टार्टिंग के कुछ RNTPs ऐड हुए थे, ये देखो यहाँ पे 8 to 10 RNTP जो ऐड हुए थे, है ना, हुए थे। तो जब अगर इसको ऐसा लगता है कि ये गलत प्रमोटर पर आकर बाइंड हो गया है तो क्या होगा, ये जो 8 to 10 RNTP ऐड हुए थे वो क्या करते हैं, यहाँ से डिटैच हो जाते हैं। ये जो RNA बना था आपका छोटा सा 8 to 10, वो आपका क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, दूसरा केस हुआ कि इनको यकीन हो गया कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तो फिर क्या होगा, आपका सिग्मा सब यूनिट रिलीज होगा और प्रमोटर क्लियरेंस हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन के बारे में और कैसे आपका इलोंगेशन में ट्रांसक्रिप्शन एंटर करता है उसके बारे में, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके इनिशिएशन और इलोंगेशन के बारे में वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टर्मिनेशन और फिर आपका प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि द प्रमोटर रीजन लाइज बिटवीन द पोजिशन -72 + 30, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रमोटर रीजन की बात हो रही है तो +30 मतलब ये अगर स्टार्ट साइट है तो यहाँ से +30 से लेकर इधर -70 तक, मान लो यहाँ तक, ये -70 तक, ये पूरा क्या है आपका प्रमोटर। तो प्रमोटर का रीजन अराउंड इतने न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। डाउन स्ट्रीम में +30
और अप स्ट्रीम है -70 तक। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं टर्मिनेशन डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो जो टर्मिनेशन होता है वो आपका, टर्मिनेशन जो होता है वो आपका मेनली दो तरीके का होता है। ठीक है, टर्मिनेशन जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है, जिसको आप एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन भी बोलते हो। ठीक है, एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। दूसरा होता है आपका रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, और इसको बोलते हो आप इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। ठीक है, तो दोनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो आपका है वो है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ओके, रो रो डिपेंडेंट। ओके, तो रो डिपेंडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओके, चलिए, तो अब देखो यहां पर आपका मान लो कि ये है आरएनए। ठीक है, ग्रेट, और इसका हो गया है आपका यहां पर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ये कुछ 8 to 10 बेस पेयर्स आपके हैं। ठीक है, 8 to 10 बेस पेयर्स जो आपके डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, वो मैंने आपको स्टार्ट अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये है आपका 5' एंड और दिस इज योर 3' एंड। राइट, ओके, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओके, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो आरएनए बन रहा है उसके आरएनए के सीक्वेंस में ही एक पोजीशन पे आपका होता है रट साइट, RUT साइट। ठीक है, ओके, रट साइट, और रट साइट क्या होती है आपका, रो यूटिलाइजेशन साइट। ठीक है, तो इस रट साइट पे क्या होता है कि आपके बाइंड हो जाते हैं आकर रो प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो हैं वो हैं आपके रो प्रोटीन्स। ठीक है, रो प्रोटीन्स, इसलिए इसको बोला जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब क्या होता है कि एक बार ये आपके आरएनए पे आके बाइंड हो गए, कहाँ पर, रट साइट पे, फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं आपके रो प्रोटीन्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये रो प्रोटीन्स होते हैं इनके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है। ठीक है, रो प्रोटीन्स के पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है ना, और इस एटीपीएज एक्टिविटी को यूज करके दे मूव टुवर्ड्स द टर्मिनेटर या टर्मिनेशन साइट, they move towards the termination site and separate RNA from DNA, है ना। इस ATPase एक्टिविटी को यूज करके ये रो प्रोटीन क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव भी करते हैं टर्मिनेशन साइट की तरफ। मान लो कि आपका टर्मिनेशन साइट यहाँ पे है डीएनए के। ठीक है, तो इसको यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँच के क्या करेगा, ये आरएनए को डीएनए से सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो आगे का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे की पिक्चर बना लेते हैं। अब मान लो कि आपका आगे की तरफ और ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। ठीक है, और ये आपका जो
रो प्रोटीन था वो और आगे पहुंच गया है, ठीक है। ये आपका आरएनए बन गया है और ये आपकी बेस पेयरिंग है, ठीक है। और जो आपका रो प्रोटीन है वो आपका पहुंच गया है यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है ना। और मान लो यही है आपका टर्मिनेशन साइट, ठीक है। ये है आपका टर्मिनेशन साइट। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है रो प्रोटीन के पास, ठीक है ना। तो और उसी एटीपीएज एक्टिविटी को यूज़ करके ये क्या करता है, मूव भी करता है डीएनए के साथ साथ, डीएनए के अलॉन्ग, और उसको सेपरेट भी करवा देता है। तो ये था आपका टर्साइट, इसको तो छोड़ दिया इसने और इससे छोड़कर आगे पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा कि ये आरएनए को डीएनए से सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपका मैंने पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आपका ये पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर भी था, ठीक है। ये पॉलीमरेज है, ये पॉलीमरेज अब आपका यहाँ पहुँच गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, आपका सब कुछ अलग हो जाएगा। ये डीएनए अलग हो गया, ठीक है, प्लस आपका पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो गया, ठीक है। और प्लस आपका जो नया आरएनए बना है वो अलग हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए। और वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ आपका रो प्रोटीन की वजह से। इसलिए इसको बोला जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। और फिर हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके, तो जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका रो एंजाइम जो होता है वो, रो प्रोटीन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो बिना रो प्रोटीन के आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे होता है, रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, ठीक है। ओके, तो अब वो कैसे होता है, देखो मान लो कि ये है आपका डीएनए, ठीक है। और ये बना है आपका नया आरएनए, दिस इज योर 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। ये है स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रो की ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। तो ये होगा कैसे, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। और ये है आपका कोर एंजाइम, जो ये है जो इसके साथ साथ आगे मूव कर रहा है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। अब क्या होता है कि जब आरएनए का टर्मिनेशन होने वाला होता है, जो आरएनए के जो एंड सीक्वेंसेस होते हैं वहां पर क्या होता है कि आपके प्रेजेंट होते हैं पॉली यू सीक्वेंस। यहाँ पे आपका वो यू 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 यू, ओके। तो दिस इज पॉली यू सीक्वेंस, ठीक। तो ये आपका जब आ जाता है, ठीक है, ठीक है, जब ये आपका यहाँ पर अपीयर हो जाता है, और क्या होता है कि आपका एक और सीक्वेंस होता है यहाँ पर। अगर हम इस सीक्वेंस को बढ़ा करके देखें तो वो आपका है कैसा, वो है जी 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 सी सी सी, ठीक है। उसके बाद जी 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 सी सी सी। तो यहाँ पर एक इस तरीके का कुछ सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक पॉली यू टेल, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है आपका, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ना। ये जी 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 किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, आपके इन तीनों सी के, 3 जी 3 सी, जी सी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है। तो जब ये दोनों सीक्वेंस
क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक है, तो ये ही काम करते हैं एज ए टर्मिनेशन सिग्नल का। तो क्या होता है कि अब आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि ये टर्मिनेशन होने वाला है। और वो होता कैसे है एक्चुअल में, इसमें कोई भी एंजाइम या कोई भी प्रोटीन रोल प्ले नहीं करता। इसमें क्या होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसका टर्मिनेशन होता है। और वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये था डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका नया आरएनए बना है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग थी, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, इस तरीके का। देखो, क्योंकि इसमें इस यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था जो कि ऐसा था, जी 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 सी सी सी, था ना, सी सी सी। और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग तो होती है, आपको पता है। तो सोचो ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर बनेगा कितना स्ट्रांग होगा। और जब ये स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पर यू 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 पॉली यू टेल होता है, तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है काफ़ी हैवी, ठीक है। और क्योंकि इसका वेट हो जाता है ज़्यादा, आप ऐसे समझ सकते हो एक तरीके से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्या होता है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, राइट। हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉलोड बाय पॉलीयू सीक्वेंस रिटार्ड द मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो वो क्या करते, ये दोनों सीक्वेंस जब एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये दोनों मिलके पॉलीमरेज के मूवमेंट को रोक देते हैं, ठीक है। और पॉलीमरेज समझ जाता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकता मैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका आपका पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो गया, ठीक है। तो आपका जो आरएनए है वो अलग हो गया, और आपका जो डीएनए है वो भी अलग हो गया। तो इस तरीके से आपका ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है इन ए रो इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। और इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी बाहर के मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ये खुद में ही हो गया, तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक बोला जाता है। और क्योंकि यहाँ पर रो की ज़रूरत पड़ती है, रो डिपेंडेंट में, ठीक है, एक्सटर्नल मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंट्रिंसिक लिख दिया है, इसको आप एक्सट्रिंसिक कर लेना। नहीं नहीं, सही है। ये तो मैंने आपको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन का बताया था ना, ये इसका। तो रो डिपेंडेंट को एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पूरा कवर हो गया है, ठीक है। आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो फिर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप बाकी वीडियोस को भी देखें। और अगर आपको लगती है कि ये वीडियोस, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। और अगर वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।